मनीष देवगुरु और आप देख रहे हैं बिजनेस चैनल का सबसे पावरफुल डिबेट शो बिग स्टोरी बिग डिबेट। हालांकि खबरें बहुत सारी हैं, संसद सत्र भी चल रहा है, संसद में हंगामा भी खूब हुआ, लेकिन इसी बीच संसद में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पेश हुई है जिसको हम इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं, इकोनॉमिक आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। वो पेश हो चुका है। आप इसे देश की इकोनॉमी पर सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किस रिपोर्ट कार्ड पे भरोसा किया जाए। इस रिपोर्ट कार्ड में संकेत क्या आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे देखकर आने वाले बजट का कुछ हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है। और बिग स्टोरी बिग डिबेट में हम आपको यह बताएंगे कि बजट को लेकर आखिर क्या संकेत सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जीडीपी ग्रोथ का अनुमान ठीक ठाक दिख रहा है तो दूसरी तरफ नई नौकरियों की चिंता भी साफ देखी जा सकती है। तो क्या इस बजट में इकोनॉमी को बूस्टर डोज मिलेगा? क्या बजट से आएंगे अच्छे दिन, जिन अच्छे दिनों की बात मोदी साहब करते रहते हैं? यही है आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट, क्योंकि इस बजट को हम नाम दे रहे हैं स्टैंड अप इंडिया बजट। बिग स्टोरी टुनाइट, और मेरे साथ एक ग्रैंड पैनल है इस पे डिबेट करने के लिए, और मेरे साथ एक्सक्लूसिव भी जुड़ेंगे अरविंद पनगड़िया, वाइस चेयरमैन नीति आयोग, लाइव एंड एक्सक्लूसिव इस डिबेट के अंदर एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे हम उनके साथ। इसके अलावा मेरे साथ इस पैनल के अंदर कई सारे लोग हैं। मेरे साथ बीजेपी से जीवी नरसिंह राव, संजय झा, कांग्रेस पार्टी से राजीव कुमार, मेरे सहयोगी सीनियर फेलो सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च के देवेंद्र शर्मा है, एग्री इकोनॉमिस्ट, सीएम वासुदेव है, फॉर्मर सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स, और हिंदी आउटलुक के चीफ एडिटर आलोक मेहता इस डिबेट के अंदर मेरे साथ बने हुए हैं। मैं सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत करता हूं पनगड़िया साहब के साथ, और उनके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करता हूं, 1-to-1 बातचीत करता हूं। पनगड़िया साहब नमस्कार, स्वागत है आपका बिग स्टोरी बिग डिबेट में, जी बिजनेस में। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही होगा सर, आर्थिक सर्वेक्षण आ गया, इकोनॉमी की तस्वीर भी दिख रही है, तस्वीर के अंदर ग्रोथ की बात है, कितनी ग्रोथ हम हासिल कर सकते हैं उसकी बात है, लेकिन आज हम आपसे एक पहला सवाल यही पूछना चाहते हैं कि आपको लगता है जो लोगों के सवाल है अच्छे दिनों को लेकर, जो लोगों के सवाल है नई नौकरियों को लेकर, बिजनेस अच्छा चले उसको लेकर, आपको स्टोरी क्या दिखाई देती है? क्योंकि आप नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन हैं, आपके पास संकेत जितने पैनल पे हमारे साथ लोग हैं उन सबसे ज्यादा है। व्हाट इज योर फर्स्ट टेक सर? माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट। नहीं, इसमें सर्वे जो है पहली बार वो डिस्क्राइब करता है कि क्या प्रोस्पेक्ट रहे हैं पहले ग्रोथ के पिछले साल में, और आने वाले साल में क्या ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट होने वाले हैं। तो ये सर्वेक्षण है, ये अभी इसमें अगले साल की क्या पॉलिसीज़ होंगी वो तो बजट में आएगा। इसमें कुछ जो है सर्वे में आपको और सुझाव भी दिए जाते हैं, तो ख़ास तौर से इसका जो वॉल्यूम 1 है उसमें काफ़ी सारे सुझाव हैं। ग्रोथ के दृष्टिकोण से जो है इस सर्वे में ये कहा गया है कि अगले साल ग्रोथ 7 से 7.25% के बीच होगी। जी पनगड़िया साहब, लेकिन एक चीज साफ देखने को मिल सकती है, वो है रूरल इंडिया में स्ट्रेस इकोनॉमी को लेकर। रूरल डिस्ट्रेस आपके लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है, मोदी सरकार के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है? क्योंकि लगातार 2 बार खराब मॉनसून की मार पड़ चुकी है और इसके इंप्लीकेशंस और इसके इंपैक्ट अर्थव्यवस्था पर बड़े होते हैं, दूरगामी भी होते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। तो 2 बातें कहूँगा इस बारे में। पहली तो ये कि अब तक जो हमारा इतिहास रहा है उसमें 3 खराब मानसून एक साथ कभी नहीं आए हैं। तो अगर इतिहास को देखकर चला जाए तो हमारे पिछले 2 मानसून खराब हुए हैं, तो इस बार मानसून ठीक रहना चाहिए। पहली बात तो ये है। पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसानों को लेकर प्रधानमंत्री बहुत विशेष तौर से चिंतित हैं, और इस बजट में इस हिसाब से मेरी ये उम्मीद है, अब यहाँ सच क्या होता है ये तो हम सोमवार को देख पाएंगे, पर मेरी ये उम्मीद है कि इस बजट में जो है खेती को लेकर, कृषि को लेकर काफ़ी अच्छा बजट आना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसके तहत काफ़ी प्रोग्रेस की मुझे उम्मीद है, और दूसरे भी जो एरियाज़ हैं बीजों को लेकर, फर्टिलाइज़र को लेकर, मेरी उम्मीद है कि ये अच्छा बजट आएगा। कृषि की ओर से विशेष बल जो है कृषि पर रहेगा। इसी तरह से रूरल एम्प्लॉयमेंट पर भी
अच्छा रहना चाहिए जोर इस बजट का। जी पनगड़िया साहब, मैं कॉमन मैन के लिए आपसे सवाल पूछूंगा और जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार को लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, कुछ महीनों में 2 साल पूरे हो जाएंगे। कई मोर्चों पर सरकार ने अच्छा काम किया है पॉलिसी निर्धारण पर, लेकिन मोदी सरकार से उम्मीदें काफी ज्यादा है लोगों को। और क्या आपको लगता है कि वो उम्मीदें अब तक जो पूरी नहीं होती हुई दिखी हैं, क्या बजट में उस तरफ इशारा हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ा या सवाल या निशान लग रहा है। मेरे लिए अभी कुछ कहना सही नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड सर। मंडे को जो बजट आएगा तब हम देखेंगे, पर हम इस विषय में ये उम्मीद कर सकते हैं। एक तो ये बात है कि जो सरकार ने इनहेरिट किया, जो लेगेसी रही सरकार के पास पिछली सरकार से, वो शुरू में जो लगा उससे भी कुछ खराब रही। बैंकिंग के एरिया में खास तौर से जो है स्थिति बहुत ही गंभीर तरीके से खराब साबित। मैं इसलिए भी आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, कई सारे जो काम किए हैं। जी मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। बताऊं आपको तो जी मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि इसका एक बड़ा पॉलिटिकल एंगल भी है। एक मिनट बता दूं आपको। जी सर, कंप्लीट योरसेल्फ सर, कंप्लीट योरसेल्फ। हाँ, नहीं मैं एक बात बता दूं इसको। मैं तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ही बताता हूं आपको कि इसमें प्रोग्रेस काफी होना शुरू हुई है। जब सरकार आई थी तो ग्रोथ रेट जो है 6-6.5% थी, अब 7 के ऊपर आ गई है। अभी जो साल खत्म हुआ है उसमें 7.6% गई है। और उसका अगर आखिरी क्वार्टर देखें हम, 4th क्वार्टर ऑफ 15-16 ईयर का, तो उसमें हमारी ग्रोथ जो है, उसका एडवांस एस्टिमेट जो आया है वो 7.8% आया है। तो ग्रोथ होना काफी अच्छा पिकअप हुआ है और 7.8 ऑलमोस्ट 8% के पास पहुंच जाता है। तो हम एक्सेलरेटिंग ग्रोथ के रास्ते पर हैं और मैं समझता हूं कि ये प्रक्रिया जो है चलती रहेगी और आने वाले बजट में हम देखेंगे कि और भी अच्छे परिवर्तन लाए जाएंगे। कुछ प्रॉमिसेस दूसरे पिछले साल के जो बजट में किए गए थे उन पर अमल किया जाएगा। तो हम देखेंगे ये जैसे जैसे अनफोल्ड होती है स्टोरी, मंडे को खास तौर से हमें पता लगेगा कि क्या क्या नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। सर बिल्कुल, आप अपनी तरफ से आप पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते, लेकिन देयर इज अ पॉलिटिकल साइड ऑफ इट। बीजेपी जो कि रूलिंग पार्टी है इस देश के अंदर, जिस सरकार ने आपको डिप्टी चेयरमैन बनाया है नीति आयोग का, वो पॉलिटिकल पार्टी बिहार में एक चुनाव हार चुकी है, दिल्ली में एक चुनाव हार चुकी है, तो 2 चुनाव हार चुकी है। तो और उसका पॉलिटिकल प्रेशर है उस पॉलिटिकल पार्टी पे जो इस समय इंडिया को रूल कर रही है। ऐसे में ग्रोथ निश्चित तौर पर बढ़ी है। आंकड़ों के हिसाब से देखे जाए तो महंगाई भी कम है, आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो ग्रोथ भी ठीक ठाक है, लेकिन नौकरियों के ऊपर बहुत स्ट्रेस है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल कोट करके बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले स्नैपडील ने अपने 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। अब वो कहां जाएंगे, कैसे काम करेंगे, उनको नौकरी कहां से मिलेगी, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि ये जो स्ट्रेस है, जो जॉब क्रिएशन का स्ट्रेस है, दिस इज अ बिग वन? व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट सर? आई टोटली एग्री विद यू अमीश। जॉब क्रिएशन जो है हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है। और इसमें अनफॉर्चुनेटली जो है हमने करीब 60 साल से जो है गलत पॉलिसीज़ अपनाई हैं। हमने सारी जो पॉलिसीज़ ऐसी रखी हैं जिसमें ज़्यादातर जॉब्स जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा जो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज और इंडस्ट्री में होना चाहिए था, जिससे एग्रीकल्चर में जो लोग बहुत मार्जिन्स पर हैं वो माइग्रेट कर सकें इंडस्ट्री और सर्विसेज जॉब्स में, वो प्रोसेस हमारा बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाया। आज भी जो है, जबकि हमारा एग्रीकल्चर में जीडीपी में हिस्सा करीब 16-17% रह गया है, करीब 49-50% जो है वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है और सरकार इस विषय में बड़ी जागरूक है। आने वाले में हम देखेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज आती हैं। हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे फुटवेयर इंडस्ट्री हो। आपकी डिमांड वित्त मंत्री अरुण जेटली से क्या रहेगी? आपकी डिमांड का क्या मायने होंगी? हालांकि इस समय बजट सील हो चुका होगा, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड क्या रहेगी वित्त मंत्री से कि वो एक चीज कर दे वो जिससे ये जॉब का स्ट्रेस तो कम से कम पूरी तरह से तो नहीं जा सकता, हम भी समझते हैं सर, लेकिन 10% 20% ही कम हो जाए, हमारे देश के युवाओं को 20% की भी सहूलियत बड़ी हो। नहीं, उसमें बिल्कुल
नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें मैं बताता हूं कि मैं जो है क्या हम कर सकते हैं इसमें, क्या हमें करने की कोशिश करनी चाहिए इसमें। जो है मैंने जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की बात कही, जिसमें क्लोथिंग इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, इनकी बढ़ोतरी चाहिए। तो इस समय क्या हो रहा है कि चीन में जो है बहुत डेमोग्राफिक चेंज इस तरीके से हो रहा है कि उनके वर्कर की जो है सप्लाई कम हो रही है, हमारे ऑपोजिट हो रही है, हमारी बढ़ रही है, उनकी कम हो रही है। उनके वेजेस बहुत बढ़ रहे हैं। आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग के वेजेस जो हैं चीन में करीब 5 लाख रुपये पर सालाना जो है हो गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ से बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं जो बहुत सारा जो वर्कर्स यूज़ करने वाली हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ से अब मूव कर रही हैं बाहर, तो वो दूसरे देशों में जा रही हैं। तो इसमें से ये इंडस्ट्रीज, हमें माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि ये जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वो हमारे देश में आए जी। तो उससे क्या होगा कि वो ऑलरेडी वर्ल्ड मार्केट्स का उनका अच्छा लिंकेज है, टेक्नोलॉजी उनकी है, कॉस्ट इफेक्टिव वो लोग हैं, तो वर्कर हमारे यूज़ होंगे, कैपिटल उनकी आएगी, टेक्नोलॉजी उनकी आएगी, मार्केट लिंक्स उनके आएंगे, तो हमारे यहाँ जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और जैसे जैसे ये कंपनी सक्सेसफुल होंगी तो हमारी स्मॉल मीडियम कंपनीज जो हैं लोकल डोमेस्टिक वाली हैं वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी जी जी। तो ये हमें जो है माहौल क्रिएट करना चाहिए, जैसे कहते हैं इकोसिस्टम हमें ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि ये कंपनीज जो हैं मूव करके हिंदुस्तान में। चलिए, अरुण जेटली अधिकतर हमारा शो देख लेते हैं, मुझे उम्मीद है आज भी बिग स्टोरी बिग डिबेट वो देख रहे होंगे, तो कुछ अमल करें इन बातों के ऊपर। लेकिन मैं राजीव कुमार का रुख करता हूं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, जो कि बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है हमारी कंट्री के, देवेंद्र शर्मा, एमिरेट्स एग्री इकोनॉमिस्ट। राजीव कुमार, आपका क्या सवाल है पनगड़िया साहब से? पनगड़िया साहब ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा इस समय, कि ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए कि ये जो इंडस्ट्रीज चीन से उठ रही हैं वो हमारे देश में आएँ। मगर बात सिर्फ ये है कि बहुत ज़्यादा वो जो कदम है वो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। तो बजट में ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो वित्त मंत्री करें जिससे कि ये जो इकोसिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाए? इस पे मेरे ख्याल में पनगड़िया साहब को ज़रूर कुछ हमें बताने में वो ज़रूर कुछ बता सकते हैं कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है जिससे कि ये जो इकोसिस्टम वो बेहतर हो जाए। पनगड़िया साहब। नहीं, एक एरिया तो टैक्सेस का है, जैसे हमें टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, उसमें टैक्स अनसर्टेनिटी को और भी हमें कम करना चाहिए, बल्कि ख़त्म कर सकते हैं। टैक्स सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, जो कॉरपोरेट टैक्स सिस्टम है उसका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं। हमने पास्ट में जो इंसेंटिव्स दिए हैं काफ़ी फ्रेगमेंटेड हैं, तो उनको तो हमें थोड़ा रैशनलाइज करना चाहिए। पर एक इंसेंटिव ये भी संभव है कि जो कंपनी, जैसे कोई कंपनी आती है कि हम 50,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे अगले 2 साल में, तो उन्हें हम जो है टैक्स हॉलीडे दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से जो है। तो इससे क्या होगा कि जो अभी बड़ी कंपनीज हैं जी यहाँ पर लोकेट करना शुरू करेंगी। कई चीज़ें हैं जो केंद्रीय सरकार कर सकती है, वो अपने आप में पूरा नहीं होगा, कुछ चीज़ें राज्य सरकारों को भी करनी पड़ेंगी। पर राज्य सरकारों ने कुछ प्रगति इस विषय में करी है, क्योंकि आप अगर देखें राज्य सरकारों को तो जैसे लेबर लॉ का रिफॉर्म है, राजस्थान ने किया है, गुजरात ने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है, हरियाणा करने वाला है, आंध्र प्रदेश ने किया है। तो ये प्रोग्रेस स्टेट्स में भी हो रही है जी। मेरे साथ मगर मुश्किल ये है कि जो वोडाफोन जैसा टैक्स मसला है वो बार बार ख़त्म हो जाता है, फिर उभर आता है, तो उससे तो अनसर्टेनिटी बढ़ती रहती है। ऐसे कुछ मसलों को क्यों नहीं एकदम से ख़त्म किया जाता जी।